दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम एक बेहतर वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। यह वीडियो दोस्तों आपके रसायन शास्त्र के पेपर है 12वीं का। ये दोस्तों विगत वर्षों के पेपर हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस पेपर को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों ये रसायन शास्त्र का कक्षा 12वीं का पेपर है जो आपके 8 सितंबर को आयोजित परीक्षा है दोस्तों आपकी। इसके बाद दोस्तों पहला प्रश्न है, अर्धपारगम झिल्ली में से पार जा सकते हैं केवल विलायक के अणु, संकर आयन और दूसरा है रंगीन आयन। तो दोस्तों अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो दोस्तों विलायक के अणुओं को तो निकल जाने देती है परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती। तो दोस्तों अर्धपारगम झिल्ली, इसका राइट आंसर दोस्तों विलायक के अणु। इसका विलायक के अणुओं को ये निकल जाने देती है और विलेय के अणुओं को। और दोस्तों इसकी झिल्ली में दोस्तों पराक्षण की क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है अर्धपारगम झिल्ली का, और ये कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती? ऑक्सीकरण, अपचयन और बहुलीकरण और संचारण। दोस्तों पूरा एक एक प्रश्न का दोस्तों एक्सप्लेनेशन करूँगा ताकि आप उस प्रश्न को गहराई से समझ सकें और अगर दोबारा प्रश्न रिपीट होता है तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकें। दोस्तों लोहे में जंग लगने की क्रिया ऑक्सीकरण, अपचयन, बहुलीकरण या संचारण। तो दोस्तों आपको पता है कि लोहे पे जंग लगने की क्रिया संचारण कहलाती है। अब दोस्तों संचारण क्या होता है? तो संचारण में क्या होता है, जो लोहा होता है दोस्तों वो हवा और नमी की उपस्थिति में लाल भूरे रंग की परत बना देता है। इस क्रिया को दोस्तों संचारण कहते हैं और इसी को दोस्तों कहते हैं जंग लगना। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो दोस्तों ये होता है, जंग का सूत्र याद रख लीजिए, Fe2O3 × XH2। ये दोस्तों जंग का सूत्र है। तो दोस्तों इसमें जो है लोहा जो है हवा और नमी की उपस्थिति में दोस्तों क्या करता है, जो है एक भूरे रंग की परत जम जाती है धातु के ऊपर। इस क्रिया को दोस्तों कहते हैं जंग लगना। और जंग का सूत्र दोस्तों ये Fe2O3 XH2 परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर बच्चों। इसके बाद से तीसरा प्रश्न है, साधारण सेल का उदाहरण है। तो दोस्तों साधारण सेल में दोस्तों आता है आपका, साधारण सेल में आता है डैनियल सेल। कौन सा दोस्तों? डैनियल सेल कहलाता है साधारण सेल के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों लेड संचायक सेल है। साधारण सेल जो है दोस्तों, ये साधारण सेल जो होता है आपका वो इसमें आता है डैनियल सेल। अंतः संक्रमण तत्व बताना दोस्तों कौन सा है? तो अंतः संक्रमण तत्व दोस्तों आता है सीरियम। सीरियम दोस्तों अंतः संक्रमण तत्व है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और इसका जो दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 58 होता है दोस्तों। कितना होता है? सीरियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 58 होता है, इसको आप याद रखें। अगर हम दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 58 का तो दोस्तों वो इस तरह होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5p6 और 5d1 और 6s2। तो दोस्तों इसमें जो S लास्ट में जो S कक्षक है 6s2 ये भरा हुआ है, जबकि इसके पहले जो दोस्तों D कक्षक है ये कैसा है, इसका अंतिम जो D उपकोष है, ये उपकोष जो है D उपकोष को भर रहा है ये सीरियम अंतिम डी। इसलिए दोस्तों ये इस पता लगा सकते हैं कि ये डी उपकोष के अंतर्गत आएगा सीरियम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा डी उपकोष। तो अंतः संक्रमण तत्व कौन सा है दोस्तों? सीरियम है। एसीटोन की विरंजक चूर्ण को साथ मिलाने पर क्या क्रिया होती है? तो दोस्तों एसीटोन को जब विरंजक चूर्ण के साथ मिलाते हैं तो एसीटोन का सूत्र होता है बच्चों CH3COCH3।
और विरंजक चूर्ण का होता है दोस्तों CaCO2। इसकी क्रिया से दोस्तों क्लोरोफॉर्म गैस बनती है, इसको आप याद रखना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगैंड कीलेट बनाते हैं? तो दोस्तों जो बहुतंतुर लिगैंड होते हैं वो दोस्तों कीलेट बनाते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। बहुतंतुर लिगैंड होते हैं वो क्या करते हैं? कीलेट बनाते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, बच्चों बताना रिक्त स्थान में। पहला क्वेश्चन है वह विलयन जो है, जो विलय की मात्रा जिसमें ज्ञात हो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो वो विलयन दोस्तों वो संतृप्त विलयन कहलाता है। अब दोस्तों विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, संतृप्त, असंतृप्त और दोस्तों होता है अतिसंतृप्त। तो दोस्तों विलय की मात्रा की अगर मात्रा ज्ञात हो तो विलयन संतृप्त भी क्या हो सकता है, असंतृप्त भी हो सकता है और अतिसंतृप्त भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर संतृप्त है। जल की मोल अर्धता 55.56 मोल प्रति लीटर होती है। दोस्तों को याद रखना, जल की मोल अर्धता कितनी होती है? 55.5। अब दोस्तों इसकी मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं? तो मोलरता का सूत्र होता है दोस्तों विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और दोस्तों विलय की मोल इससे निकालेंगे विलय की मात्रा। दोस्तों जल का आयतन होता है 55.55 मोल पर लीटर और 1 लीटर का में दोस्तों होता है 1000। तो इसका मान 1000 होगा। और जल का जो दोस्तों अणुभार होता है H2O का वो होता है 18। तो 1000/18 का भाग देंगे तो 55.5 आएगा मोलों की संख्या। अब हमें मोलरता ज्ञात करना है तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय के मोलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 55.5 हमने निकाल ली। और आयतन क्या दिया? प्रति लीटर 1 लीटर, तो बटे में 1 आ जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 55.5। तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों 55.56 के लगभग होता है। H2O2 सेल किस प्रकार का सेल है दोस्तों? ईंधन सेल है। ईंधन सेल दोस्तों वो क्या सेल कहलाते हैं? जो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वो ईंधन सेल कहलाते हैं, H2O2 सेल कहलाते हैं। सभी विद्युत अपघटनों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। दोस्तों विद्युत अपघटनों की चालकता ताप बढ़ाने पर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ताप बढ़ाने में दोस्तों आयनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। आयनों की संख्या बढ़ने से दोस्तों उनकी जो है चालकता का मान बढ़ जाता है। क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस बनाता है बच्चों? लैंथेनम एफ ब्लॉक का तत्व है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था लैंथेनम जो है, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 57 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों डी उपकोष में भर रहा है। किस में भर रहा है? डी उपकोष में, इस वाले में। इसलिए दोस्तों ये डी ब्लॉक का तत्व है। इस तरह इसको पहचानेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन बिना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 और 6d2। देखो ये दोस्तों ये एस कक्षक भरा हुआ है और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में भर रहा है। इसलिए दोस्तों ये जो है डी ब्लॉक का तत्व आएगा। कौन सा? लैंथेनम। तो दोस्तों यहाँ सही कर लें, ये गलत है। लैंथेनम डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ये संपूर्ण तत्वों में आते हैं। इसका क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में फास्जीन गैस बनाती है। दोस्तों सही है। दोस्तों क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और जो वायु की उपस्थिति में O2 होता है तो दोस्तों COCl2 बनता है और दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहाँ देखो क्लोरीन के दोस्तों 3 दूनी 6 परमाणु हैं, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 6 इस तरह। ये दोस्तों COCl2 फास्जीन गैस कहलाती है और इसको दूसरा नाम है दोस्तों कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है इसको। ये विषैली गैस है बच्चों, इसको याद रखना। इसके बाद दोस्तों सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत का दोस्तों चालक होता है। तो दोस्तों गलत है। जो सोडियम क्लोराइड है वो दोस्तों ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं होता है, बल्कि जलीय अवस्था में दोस्तों ये विद्युत का चालक होता है। इसलिए दोस्तों ये गलत है। इसके बाद दोस्तों है एथिल अल्कोहल एक विद्युत अपघट्ट है। दोस्तों ये असत्य है, एथिल अल्कोहल एक विद्युत अपघट्ट नहीं है। विलयन 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दोस्तों सही है। विलयन होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात या मिलाया जाता है तो दोस्तों वो विलयन कहलाता है। तो विलयन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, समांगी और विषमांगी। तो विलयन 2 पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। तो जैसे दोस्तों शरबत बनाना। शरबत क्या है दोस्तों? एक विलयन है जिसमें शक्कर
और पानी विलायक के रूप में रहता है, शक्कर विलेय के रूप में। इसके बाद दोस्तों मोल प्रवाह ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों, मोल प्रवाह ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है। ये दोस्तों असत्य है, मोल प्रवाह ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दोस्तों सही है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं दोस्तों वो अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अभिक्रिया की कोटि समीकरण द्वारा ज्ञात की जा सकती है। दोस्तों ये असत्य है, अभिक्रिया की कोटि समीकरण द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती। ये दोस्तों प्रायोगिक मान द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? प्रायोगिक मान द्वारा ज्ञात की जाती है। सही जोड़िए दोस्तों, पूछिए इसमें डी ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों आपके जो डी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों वो है आपका निकेल। इसको आप याद रखें, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये इसका पहले का राइट आंसर। एक्टिनाइट में दोस्तों आपका आएगा प्लेटिनम। ये दोस्तों एक्टिनाइट है, ये प्लेटिनम जो है एक्टिनाइट के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा तो नेशनल अभिकर्मक। नेशनल अभिकर्मक बच्चों ये K2HgI4, ये दोस्तों नेशनल अभिकर्मक में आएगा, ये तीसरे का राइट आंसर है। नेशनल अभिकर्मक का सूत्र आप रखो K2HgI, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडेट। नारंगी धूप कौन बनाता है दोस्तों? तो नारंगी धूप बनाता है क्रोमिल क्लोराइड, इसका चौथे का राइट आंसर है। क्रोमिल क्लोराइड की जो दोस्तों धुआं होता है वो नारंगी रंग का होता है, क्रोमिल क्लोराइड Cr2Cl2। ओसियम क्या है दोस्तों? ओसियम एक दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसको आप याद रखना। रेडियोधर्मी पदार्थ वो कहलाते हैं जो दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्वों को, रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जित करते हैं। और Mn की दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। जैसे KMnO4 में Mn दोस्तों +7 ऑक्सीकरण अवस्था व्यवस्थित करता है। एक बात में उत्तर, बाल एवं ऊन एवं रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम है। तो दोस्तों इसमें जो प्रोटीन का नाम है उसका नाम है केरेटिन। केरेटिन नामक प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का क्या नाम है? तो दोस्तों रक्त में उपस्थित जो ऑक्सीजन वाहक है उसका नाम है बच्चों हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो का प्रयोग किया जाता है रक्त में ऑक्सीजन वाहक का, हीमोग्लोबिन। इसके बाद है सूर्य की किरणों में संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन है? तो दोस्तों वो विटामिन है डी, आपको याद रखना है विटामिन डी। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम तरंगों की संख्या ये कहलाती है दोस्तों नॉर्मलता। इसको आप याद रखना, नॉर्मलता कहलाती है प्रति लीटर बिलियन में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह पदार्थ जो बिलियन में आयनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों वह पदार्थ जो बिलियन में आयनित हो जाते हैं वो दोस्तों कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट। इसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, अणुसंघ गुणधर्म क्या कहलाते हैं? अणुसंघ गुणधर्म बताना है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इनका पूरे पेपर का मैं दोस्तों सॉल्यूशन किया है। तो अणुसंघ गुणधर्म देख लीजिए बच्चों क्या कहलाते हैं। अणुसंघ गुणधर्म वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। दोस्तों वे कण जो विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। ये 4 होते हैं दोस्तों, वाष्प ताप में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांग में उन्नयन, हिमांग में अवनमन और पराशरण ताप, ये दोस्तों अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बरसात के दिनों में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? तो दोस्तों बरसात के दिनों में जो कपड़े देर से सूखते हैं दोस्तों हवा में बरसात में क्या होता है, जल में नमी आ जाती है और अतः वह कपड़ों में से कम पानी जो है वाष्पित कर पाती है, इस तरह जो है कपड़े देर से सूखते हैं। इसके बाद दोस्तों संचारण के बचाव के आप उपाय बताना है। तो दोस्तों संचारण के प्रश्न क्रमांक है ये 9वां है, संचारण से बचाव का कोई एक उपाय। तो दोस्तों संचारण से बचाव को दोस्तों उपाय आपको पता ही होगा। संचारण से पेंट लगा करके, ग्रीस लगा करके, या दोस्तों इनमें जो है पेंट, ग्रीस या जो है तेल की परत लगाकर इस तरह जो है संचारण को बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा है प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रबल विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होने वाले पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, KC सब दोस्तों प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इसके बाद प्रबल विद्युत के बाद है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है
प्रबल विद्युत अपघट्ट के बाद ओम का नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ओम का नियम। तो दोस्तों ओम का नियम देख लेते हैं। ओम का नियम साइमन ओम ने दिया था दोस्तों, ओम का साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था, इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों ओम का नियम क्या है देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां। तो दोस्तों ओम का नियम ये है, स्थिर ताप पर जलीय विलयन में के सिरों पर, स्थिर ताप पर जालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। V समानुपाती I, तो समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक R लेंगे। R को दोस्तों चालक का प्रतिरोध कहते हैं, तो V बराबर IR। I को नीचे ले आएंगे तो V/I बराबर R। तो दोस्तों ये है ओम का नियम। इसके बाद दोस्तों है संचारण से बचाने के विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न क्रमांक 8वां है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल ये है, विद्युत रासायनिक सेल देखो ये ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके बाद है फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम देखते हैं दोस्तों। विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। इसका ये दोस्तों नियम है, फैराडे का प्रथम नियम। इसका सूत्र आवेश के समानुपाती होती है। तो पदार्थ की मात्रा किसके, आवेश Q के समानुपाती, और Q बराबर होता है दोस्तों I/T। और नियतांक हटाएंगे तो Z नियतांक लेंगे और Q की जगह रख देंगे I/T। तो W बराबर Z/I। Z दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला है, संक्षारण के बचाव के कोई एक तरीका। तो दोस्तों मैंने 3 तरीके लिखे हैं। धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाकर, धातुओं के ऊपर तेल की परत लगानी चाहिए, धातुओं पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर। दोस्तों सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है, एक एक प्रश्न को। आप इन प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लें, और ये प्रश्न आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद दोस्तों संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके बारे में बताना है, और संक्रमण तत्वों के का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो दोस्तों संक्रमण तत्व कहलाते हैं वे तत्व जिनके परमाणु या किसी यौगिक में डी कक्ष जो होता है, जो डी कक्षक होता है, वो क्या होता है दोस्तों, आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसका N-1, और डी में दोस्तों 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या दोस्तों ये 0 होते हैं। तो दोस्तों तो एस में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में जो उससे पहले वाला कोष होता है उसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद है दोस्तों क्लोरोफॉर्म, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों यही है, इसको आप याद कर लें। N-1, डी 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें NS में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दोस्तों है क्लोरोफॉर्म एवं फ्रियान का एक उपयोग लिखिए दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11 में क्लोरोफॉर्म और फ्रियान का। क्लोरोफॉर्म का दोस्तों सूत्र होता है CHCl3। इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है निश्चेतक के रूप में, और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों DDT का दोस्तों उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। प्रश्न नंबर 11 है क्लोरोफॉर्म और फ्रियान का उपयोग किया जाता है दोस्तों प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग में, एयर कंडीशन में, और दोस्तों हेयर क्रीम और शेविंग क्रीम बनाने में प्रशीतक का उपयोग, और दोस्तों किसका, फ्रियान का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों निश्चेतक के रूप में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों BHC और DDT का पूरा नाम बताना है। तो दोस्तों BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको आप याद कर लें। और DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये दोस्तों कीटनाशक है, इसको भी आप याद रखें। तो DDT का पूरा नाम पूछा जाता है बच्चों पेपर में, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो दोस्तों आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर देखते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ये बच्चों इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है। इनमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इसलिए जो डेल्टा H मिक्सिंग जो नॉट इक्वल होता है 0 के। इसका उदाहरण है बेंजीन प्लस टाल्वीन, इसका उदाहरण है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। तो दोस्तों ये था आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। अब दोस्तों मोलरता और मोलरता
में अंतर। तो दोस्तों इनका भी अंतर दोस्तों देख लीजिए आप। मोलरता क्या कहलाती है? इसमें विलेय के मोलों की संख्या प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। इसमें विलेय की मोलों की संख्या प्रति किलोग्राम में व्यक्त की जाती है। इसमें तापक्रम परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। मोलरता पर तापक्रम परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है दोस्तों, इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। इसे दोस्तों कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसे दोस्तों स्मॉल एम से दर्शाते हैं मोलरता को। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण अंतर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 में विद्युत अपघट्ट के फैराडे के नियम, विलयन की चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो फैराडे का दोस्तों नियम पहला हमने आपको बता दिया। फैराडे का द्वितीय नियम है, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्टों में समान आवेश प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। W प्रोपोर्शनल E। ये दोस्तों क्या है? तुल्यांकी भार है और W है पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों इसको इस तरह लिखें, W1/W2 बराबर E1/E2। इस तरह दोस्तों ये विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है फैराडे के। इसके बाद दोस्तों का क्वेश्चन अथवा में पूछा गया था दोस्तों, विलयन की चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों विलयन की चालकता जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है दोस्तों विलयन की तनुता पर। तनुता बढ़ाने पर चालकता क्या होती है दोस्तों? घट जाती है। दूसरा है विलायक की प्रकृति पर। विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक हो तो दोस्तों इसकी चालकता का मान अधिक हो जाता है, और अगर डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कम हो तो चालकता का मान घट जाता है। विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या, यदि विलयन में आयनों की संख्या अधिक होगी तो दोस्तों क्या होगा? चालकता का मान बढ़ जाएगा। और चौथा है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर जो है चालकता बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये 4 कारक थे, विलयन की तनुता, विलायक की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर और ताप का प्रभाव। तो दोस्तों ये था पेपर। मैंने दोस्तों यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 13 तक सॉल्व किए हैं। अब दूसरे पार्ट में दोस्तों मैं 14-15 से लेकर के बाकी तक के 20 प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करूँगा। आप पेपर को देख लें अच्छी तरह से। और ये प्रश्न दोस्तों बच्चों बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। ये इससे 40 से 50% प्रश्न दोस्तों इन्हीं से रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों आप इन प्रश्नों को ध्यान से नोट कर लें। और अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड़ें। हम आपके लिए दोस्तों नए नए प्रश्न पत्र हल कराते हैं और आपको जो है सभी विषयों से संबंधित दोस्तों आपका मैटर हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।